हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर लेक्चर नंबर 7 ऑफ यूनिट ऑर्गेनाइजिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के अंदर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, और लास्ट हमने कवर किया था फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया था ना। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको टू पार्ट्स के अंदर और बांटते हैं, और ये भी आपको पता चलेगा कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, और इन दोनों का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है। सो फर्स्टली क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, घर में हम देखते हैं कि फॉर्मल फॉर्मल क्लोथ का मतलब प्रॉपर टाई बेल्ट लगाकर प्रॉपर रूल के साथ हमें आना होता है। लेकिन इनफॉर्मल होता है, वहाँ पे कोई प्रॉपर टाई बेल्ट के साथ कुछ भी हमें नहीं करना होता, हम कैसे मर्जी अपने काम कर सकते हैं। तो यही आपका बेसिक मीनिंग है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वर्क करना पड़ता है ना। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पर इतना रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं होते हैं, यहाँ पर पर्सन अपना इनफॉर्मली बिना रूल रेगुलेशन के काम कर सकते हैं। तो चलते स्टार्ट कीजिए हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ ना कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। आपने टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर एक प्लान आता है आपका रूल। रूल क्या होता है? जिसको आपको क्या करना पड़ता है, मस्ट होता है, जिसको आपको फॉलो करना ही करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट पॉलिसी होती थी। पॉलिसी में क्या होता था कि अगर नहीं भी फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं होती थी वॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन रूल को आपको मस्ट फॉलो करना पड़ता था, और अगर तोड़ते हो तो वहाँ पे वॉलेशन पनिशमेंट्स के केस भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे गाइड करते हैं? रूल्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बने होने चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हर किसी को अपनी ड्यूटी का क्लियर होता है, हर किसी को अपने पोस्ट का क्लियर होता है। प्रॉपर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के अंदर बात करें तो रूल है, सभी टीचर्स ने 8 AM पहुंचना है तो वो पहुंचना है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अगर हम बात करें पार्टी में, पार्टी का टाइम था 8 बजे, 8 के आप 9 बजे भी पहुंच जाओगे तो भी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, हर किसी का वहाँ पे वर्क क्लियर होता है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मायने रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बता दोगे, रूल बता दोगे, प्रोसीजर बता दोगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन की जाती है ताकि हम एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकें। ये आपको क्या स्पेसिफाई करता है? ये चीज़ स्पेसिफाई करता है कि हर पर्सन की क्या अथॉरिटी है, हर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसकी क्या काम है। ऑब्लिगेशन टू डू दी वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई काम दे रहा है तो आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन पावर दी जाती है आप लोगों को, ये क्या होती है? अथॉरिटी होती है। तो ये बाउंड्रीज क्लियर कर देते हैं कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो सके। जब आप लोग डिफरेंस करोगे तो आपको क्लियर होगा। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस नहीं करते। जैसे कि पार्टी कर रहे हैं बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, पर्सन अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, गोल के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर क्या करती है? फोकस करती है। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, कल आप लोगों ने, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि 2 टाइप की होती हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप की होती है, फंक्शनल या फिर डिविजनल। फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो, और डिविजनल क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो। बट दोनों ही किसका पार्ट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो बेसिकली आप लोगों को क्लियर हुआ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन होंगे, सब कुछ क्लियर होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से काम को डेलीगेट करना है। ओके सब कुछ क्या होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड होती हैं। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये पहले से ही जो इनके रूल पॉलिसीज़ पहले से डिफाइन होते हैं उसके बेस के ऊपर काम करती हैं। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, जैसे कि ये प्रोग्राम है, आपने पढ़ा होगा अपना टॉपिक टाइप ऑफ प्लान, प्लान के टॉपिक पढ़े थे ना। टाइप ऑफ प्लान, दो तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग प्लान, एक होते हैं सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो बारी बारी चलते रहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान कौन से होते हैं, जो एक ही बारी आते हैं। सिंगल यूज़ प्लान में क्या क्या चीज़ आती है, सिंगल यूज़ प्लान में बजट आता है और प्रोग्राम आते हैं। जैसे बजट है वो इस साल का है तो इस साल बन गया तो ख़त्म, प्रोग्राम एक बार इवेंट कंप्लीट हो गया तो वो प्रोग्राम खत्म। लेकिन स्टैंडिंग प्लान के अंदर आपके रूल आते हैं, पॉलिसीज आती है, ऑब्जेक्टिव आता है, ये लंबे टाइम के लिए टिके रहते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये इन प्लान्स के ऊपर काम करती है, स्टैंडिंग हो चाहे सिंगल यूज़ हो, प्रॉपरली क्या होते हैं, प्री डिफाइंड प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, शेड्यूल्स होती हैं। जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन होते हैं वो एक प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये एक सोच समझ के बनाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटेड का मतलब क्या होता है, सोच समझ के, सोच समझ से, तो मतलब कि इसको रैशनली डिसीजन से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ओके कोई पर्सनल फीलिंग की कदर नहीं है, सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कोई 8 बजे आना है तो उसको आना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, सोशल तो है ही नहीं, कुछ पर्सनल फीलिंग तो है ही नहीं, है ना। तो ये डेलिबरेटली डिज़ाइन है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेगुलेशंस होते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सो फॉर्मलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि देखो अगर सब कुछ इनफॉर्मल हो जाएगा, कोई टीचर 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे भी आ रहा है ना। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो फॉर्मलाइजेशन की कहीं ना कहीं क्या होती है, ज़रूरत होती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर पाएँ, ताकि हम जो टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन है उसको अवॉइड कर पाएँ। कोई अपने आप से डिसीजन ले रहा है, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अगर फॉर्मल ज़रूरी होती है ना, जो फॉर्मल होती है वो किसके ऊपर फोकस करती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के ऊपर फोकस करती हैं। तो फॉर्मल के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि इनफॉर्मल के अंदर हम लोग सोशल फीलिंग्स की कदर करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की ही रिक्वायरमेंट अपनी अपनी जगह पे, फॉर्मल की भी होती है और इनफॉर्मल की भी होती हैं। इनफॉर्मल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, एक सिस्टम होता है किस चीज़ का, यहाँ पर जो जॉब होती है वो क्या होती है, वेल डिफाइन होती है। मतलब हर किसी का काम क्या होता है, पहले से ही क्लियर होता है कि किसने क्या जॉब करनी है। हर किसी को अपनी अथॉरिटी का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हर किसी के पास अपनी क्या होती है, डिसीजन पावर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हर किसी को अपने काम का पता होता है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ोगे अपना। ये आपका यूनिट, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के अंदर 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। पहला आप लोगों को कंप्लीट हो गया, सेकंड के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल है, फॉर्मल आज कंप्लीट हो जाएगा, इनफॉर्मल नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आता है ना, थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड लेसन आता है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, एक वेल डिफाइंड जॉब होती है, प्रॉपर क्या होता है, रूल्स क्लियर होते हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ओके किसने क्या काम करना है, उसको क्या डिसीजन पावर दी जा रही है, ताकि आप उससे आंसर मांग सको। आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ताकि आप उससे आंसर मांग सको। ओके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो क्या किया जाता है, कॉन्शियसली आप लोग क्या कर रहे हो, सोच समझ कर ये क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ओके और यही अगर मुझे इनफॉर्मल की डेफिनेशन करनी होती है तो वेल डिफाइंड रोल नहीं होते हैं और अनकॉन्शियसली क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हो जाती है। कल पढ़ोगे आप लोग डेफिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, हर किसी को अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। सो नेक्स्ट इज द फीचर, व्हाट आर द फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर होता है। पहला क्या होता है, ये डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, सोच समझ के क्रिएट की जाती हैं। आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। ये क्या होता है, डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर होती है जो क्या डिफाइन करती हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं।
मोस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ऑफिशियल रिलेशनशिप को क्रिएट करती हैं। ये आपका केस स्टडी के अंदर आ सकता है, पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है ऑफिशियल रिलेशनशिप। अगर ऑफिशियल रिलेशनशिप है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जॉब ओरिएंटेड होते हैं। देखो, पर्सनल फीलिंग की यहाँ पे कोई कदर नहीं होती है। अब पर्सनल फीलिंग की कोई कदर नहीं है मतलब कि पर्सन्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर केवल किसके ऊपर फोकस करते हैं? काम, बस काम, बस काम। जॉब करो, आओ काम करो और जाओ, आओ काम करो। सोशल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग की कोई भी जगह नहीं होती है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जॉब के ऊपर फोकस करती है कि अपना काम करो, पीपल के फीलिंग के ऊपर कोई भी कदर नहीं की जाती है। ये जो होता है ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ये आपका किस बेस पे काम करता है? डिवीजन ऑफ वर्क के बेस के ऊपर काम करता है। डिवीजन ऑफ वर्क तो आपने बहुत बारी कर लिया कि जो भी टोटल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और जो पर्सन उसके अंदर स्पेशलाइज्ड होता है उसको वो काम सौंप दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है और आउटपुट भी ज़्यादा आता है। यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है? फॉर्मल अथॉरिटी होती है। प्रॉपर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। हर किसी की पोजीशन डिफाइन होती है, जैसे कि कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल के ऊपर है, कौन प्लेटफॉर्म एरिया के ऊपर काम कर रहा है। तो सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है। तो हर किसी के पास अपनी फॉर्मल अथॉरिटी होती है। राइट टू कमांड होता है, जैसे टॉप लेवल के पास कमांड का राइट है कि वो मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे कमांड कर सकता है। लोअर लेवल का राइट है कि वो वर्कर्स के ऊपर कमांड कर सकते हैं। सो हर कोई अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अपने सब ऑर्डिनेट को क्या करता है? कमांड करता है, डिसीजन लेता है और रिसोर्सेज को स्पेंड करता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि आपने हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल पढ़े ना 14, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो आप लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करोगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है? लाइक आपने यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव रखना है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो सारी एक ही गोल को अचीव करने के लिए की जा रही हैं। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, काम को बांटना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन पावर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम देना है, उनको डेलीगेट करना है। स्केलर चैन होती है। स्केलर चैन आप लोगों को पता ही है। स्केलर चैन फॉलो होती है, हेनरी फोर्ड ने दी है। प्रॉपर लैडर का यूज़ किया जाता है और इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। वो कौन सा होता है कि एम्प्लॉयज़ वैसे तो प्रॉपर लैडर को फॉलो करेंगे लेकिन कभी कभी वो अपने सेम पोस्ट के लोगों के साथ बात कर सकते हैं अपने इमीडिएट सुपीरियर की परमिशन लेकर। तो स्केलर चैन की एक्सेप्शन क्या होती है? दैट इज द गैंग प्लैंक। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ा कि एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को रखता है। हमने पढ़ा वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट बांटोगे अच्छे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सारी पावर मेरी मुट्ठी के अंदर है तो ये क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। अगर मैं पावर को बांट दूँ लोगों के बीच में तो ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वहाँ पे हमने क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और कोऑपरेशन को फॉलो करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, लेबर के डिवीजन, इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। एक कोऑपरेशन वर्ड होता है और एक कोऑर्डिनेशन वर्ड होता है, पता है ना डिफरेंस? कोऑपरेशन क्या होता है? वॉलंटरी होता है कि हम अपनी इच्छा से वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? काम मिलजुल कर ही रहे हैं पर वो इच्छा से नहीं कर रहे, हमसे मजबूरी में करवाया जा रहा है, डेलिबरेटली करवाया जा रहा है, इच्छा से मतलब मजबूरी में करवाया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो कोऑर्डिनेशन के अंदर मजबूरी आ जाती है लेकिन ऊपर के कोऑपरेशन में क्या होता है? वॉलंटरी होता है। यहाँ पर क्या होता है? सभी एक्टिविटीज़ के बीच में क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ओके, मैनेजर क्या करता है? इंटीग्रेट करता है जो भी इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में ताकि एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, ताकि जो डिपार्टमेंटल गोल है उनको भी हम लोग क्या कर सकें? अचीव कर सकें। आपको मैंने बताया कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। सो एक लिंक बन जाता है जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे क्या अचीव होता है? कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है।
ओके इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, एडवांटेज क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि पता है कि देखो अगर अगर वो काम कॉमर्स टीचर का, कॉमर्स के अंदर अगर अकाउंट्स टीचर में कमी आ रही है तो वो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस टीचर में कमी आ रही है तो वो बिजनेस का टीचर रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगा, इको के अंदर कमी आ रही है तो इको का होगा, इंग्लिश में आ रही है तो इंग्लिश में। मतलब यहाँ पर हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है कि परचेज में कमी आ रही है, सेल में कमी आ रही है। सो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये काम करता है। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पे सबके रोल क्या होते हैं, क्लियर होते हैं कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है। तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है, मतलब कि कुछ भी अनक्लियर नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, क्लियर होता है। यूनिटी ऑफ कमांड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, इससे आप गोल को अचीव कर सकते हो अच्छे से अच्छे तरीके से। और जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है, वो डगमगाती नहीं है, क्योंकि रूल हैं। रूल चाहे आपको 2 दिन अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर रूल से काम करेंगे तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक टिकेगी, है ना। लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप है, आज मुझे कोई अच्छा लग रहा है, कल मुझे नहीं कोई अच्छा लगेगा, तो वो तो डगमगाते रहेंगे, आज हमारे फ्रेंड कोई और हैं, कल कोई और हैं। तो पर्सनल जब होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी का कोई भी नाम नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल रूल्स हैं तो स्टेबिलिटी तो होगी। बट अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। क्या नुकसान होंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है ना, तो यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। और यहाँ पर देखो हर किसी का ना काम क्लियर है कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है ना, वो सेल्स के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो यहाँ पे काम फिक्स कर रखा है कि परचेज वाले ने परचेज का ही काम करना है। सो उनको कोई भी टैलेंट उनका निखर कर नहीं आ पाता है, उनको कुछ भी नया मौका नहीं मिल पाता है। सो इसके अंदर ये एक कमी है। और यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग को आप बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो, तो ह्यूमन रिलेशनशिप को ना कदर करना, ये भी थोड़ा सा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनका मन भी लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं लगता, क्या वो छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर तो फोकस किया ही नहीं जाता, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल फीलिंग की भी कदर होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मल के अंदर वो नहीं होती हैं। और यहाँ पे ह्यूमन की कोई भी कदर नहीं की जाती है, तो यहाँ पे जो उसकी सोशल नीड्स होती हैं वो क्या रह जाती हैं, अनसेटिस्फाई रह जाती हैं, क्योंकि कुछ भी उसको पूछा नहीं जा रहा है, कुछ भी, बस आया काम किया गया, आया काम किया, केवल काम के ऊपर फोकस करते हैं, फीलिंग के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया जाता है। तो उसकी सोशल नीड्स क्या रह जाती है, अनसेटिस्फाई रह जाती हैं, और वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है, तो उसका इनिशिएटिव भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉपर फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर रूल है, अगर आप लोगों ने आज मतलब कि आपने इस दिन ये काम करना है तो आपने इसी दिन करना है। वो आगे एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखेंगे, तो एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हैं तो मतलब कि वो इनिशिएटिवनेस को नहीं देख रहे हैं। जो कुछ भी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं कर पाता है, कोई भी इनोवेशन स्किल्स नहीं कर पाता है। तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है, कोई पर्सनल फीलिंग की क्रिएटिविटी नहीं होती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर किसी की एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सोच समझ के जानबूझ के क्रिएट की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ओके, सो थैंक यू।